हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डोरिस लेसिंग के बारे में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उनकी लाइफ, उनकी वर्क्स, उनके अवार्ड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आज इस वीडियो में हम करेंगे। डोरिस लेसिंग का फुल नेम है डोरिस मे लेसिंग। ये बोर्न हुई थी 22 अक्टूबर 1919 में बोर्न हुई थी और इनकी डेथ हुई थी 17 नवंबर 2013 में एक्सपायर हुई थी। वॉज अ ब्रिटिश जिम्बाब्वियन नॉवलिस्ट। ये एक ब्रिटिश जिम्बाब्वियन नॉवलिस्ट हैं, थी। अर्ली लाइफ, अब इनकी अर्ली लाइफ के बारे में बात करते हैं। लेसिंग वॉज बोर्न डोरिस मेल टेलर इन Kermanshah, Iran on 22 अक्टूबर 1919। डोरिस लेसिंग जो है वो बोर्न हुई थी ईरान में 22 अक्टूबर 1919 में टू कैप्टन एल्फ्रेड टेलर एंड एमी मॉड टेलर। और उनके पेरेंट्स के नाम थे, इसके फादर का नाम था एल्फ्रेड टेलर एंड उनकी मदर का नाम था एमिली टेलर। Her father, who had lost a leg during his service in World War First, इनके फादर की वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान एक लेग उन्होंने गवा दी थी। Met his future wife a nurse at the Royal Free Hospital in London, और वो अपनी वाइफ से यानी डोरिस लेसिंग की मदर से मिले थे एक रॉयल फ्री हॉस्पिटल लंदन में। वहां पे वो नर्स थी, तो वहां पे उसके फादर उनसे मिले थे। The couple moved to Iran for Alfred to take a job as a clerk for the Imperial Bank of Persia। और उसके बाद इसके फादर की जॉब जो है वो पर्शिया में लगी थी, ईरान में। तो उसके बाद दोनों हस्बैंड वाइफ वहां पे आ गए थे और यहीं पे ईरान के अंदर ही डोरिस लेसिंग बोर्न हुई थी। As a girl, Doris was educated first at Dominican Convent High School, a Roman Catholic convent all-girls school in the southern Rhodesian capital of Salisbury, now Harare। और जो डोरिस लेसिंग थी उसकी एजुकेशन शुरू हुई थी जो इराक का रोमन कैथोलिक स्कूल था, गर्ल्स स्कूल था, वहां पे इनकी एजुकेशन हुई थी। देन फॉलोड अ ईयर एट गर्ल्स हाई स्कूल इन सिल्सबरी, और उसके बाद उन्होंने गर्ल्स हाई स्कूल से अपनी नेक्स्ट जो स्टडीज थी वो कंप्लीट की थी। शी लेफ्ट स्कूल एट एज 13, और 13 की एज में इन्होंने स्कूल ड्रॉप कर दिया था, छोड़ दिया था। एंड वो सेल्फ एजुकेटेड फ्रॉम देन ऑन, और उसके बाद से उन्होंने अपनी सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर दी थी। शी लेफ्ट होम एट 15, उसके बाद 15 की एज में इन्होंने घर छोड़ दिया था। वर्कड एज नर्स मेड, और एक नर्स के तौर पे काम करना शुरू कर दिया था। शी started reading material that her employers gave her on politics and sociology and began writing around this time। और उसके बाद जो भी उनके एम्प्लॉयर्स थे वो जो भी पॉलिटिक्स और सोशोलॉजी से रिलेटेड जो बुक होते थे, मटेरियल होता था, वो डोरिस लेसिंग को दे देते थे और वो उनको रीड करती थी। और उसके बाद से यहाँ से ही उन्होंने अपना राइटिंग कैरियर स्टार्ट कर दिया था, लिटरेरी कैरियर। At the age of 15, Lessing began to sell her stories to magazine। डोरिस लेसिंग ने अपनी एज ऑफ 15 में अपनी स्टोरीज को मैगजीन के लिए सेल करना स्टार्ट कर दिया था, यानी स्टोरी उन्होंने राइट करनी शुरू कर दी थी और उनको सेल करना, बेचना भी शुरू कर दिया था। हर फर्स्ट नॉवल द ग्रास इज सिंगिंग वॉज पब्लिश्ड इन 1950। उनका जो सबसे फर्स्ट नॉवल है द ग्रास इज सिंगिंग वो पब्लिश हुआ था 1950 के अंदर। द वर्क दैट गेन्ड हर इंटरनेशनल अटेंशन, लेकिन जो सबसे ज्यादा जिस वर्क की वजह से उनको इंटरनेशनल फेम मिला था, इंटरनेशनल उपलब्धियां उनको मिली थी उनको, तो वो था उनका वर्क द गोल्डन नोटबुक, जो कि बहुत ही फेमस वर्क है। वॉज पब्लिश्ड इन 1962, जो 1962 के अंदर पब्लिश हुआ था। बाय द टाइम ऑफ हर डेथ, अपनी डेथ के दौरान, डेथ के टाइम पे, शी हैड पब्लिश्ड मोर देन 50 नॉवेल्स। वो 50 नॉवल पब्लिश कर चुकी थी। सम अंडर अ सूडोनिम, और कुछ जो होते हैं
वो उनके जो सूडोनेम होता है, एक फिक्टिशियस नाम जो होता है, जो यानी जो लिटरेरी राइटर्स होते हैं, जो राइटर्स होते हैं वो अपना एक लिटरेचर के लिए जो नाम राइट कर लेते हैं उसको सूडोनेम कहते हैं, तो उसके नाम से उन्होंने पब्लिश किए थे। In 1982, लेसिंग wrote 2 novels under the literary pseudonym, और उसके बाद 1982 में डोरिस लेसिंग ने 2 novels पब्लिश किए थे अपने इस लिटरेरी नेम के थ्रू, जेन सोमर्स, और जो इन्होंने पब्लिश किए थे जिस नाम से अपने नॉवेल्स को, वो नाम था इनका जेन सोमर्स, यानी जेन सोमर्स नाम से इन्होंने अपने नॉवेल्स को पब्लिश किया था। टू शो द डिफिकल्टी न्यू ऑथर्स फेस, और इनके थ्रू उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि जो न्यू ऑथर्स थे उनको कितनी प्रॉब्लम आती थी अपने वर्क को पब्लिश करने में, टू गेट देयर वर्क प्रिंटेड, की कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जो नए ऑथर्स होते हैं उनको अपने वर्क को प्रिंट करने में और उनको पब्लिश करने में। तो उन्होंने अपने वर्क जो थे, जो 2 नॉवेल्स थे, वो जेन सोमर्स नाम से पब्लिश किए थे। The novels were rejected by Lessing UK publisher. स्टार्टिंग में जब उनके जो नॉवेल्स थे उनको यूके के पब्लिशर ने पब्लिश करने से मना कर दिया था, बट लेटर एक्सेप्टेड बाय अनदर इंग्लिश पब्लिशर, लेकिन बाद में दूसरे इंग्लिश पब्लिशर ने उनको बोल दिया था पब्लिश करने से। वो जो इंग्लिश पब्लिशर थे वो थे माइकल जोसेफ, एंड इन द यूएस बाय द एल्फ्रेड ए नूफ, और जो यूएस में जो पब्लिश किया था जिन्होंने इनके वर्क्स को, वो थे एल्फ्रेड ए नूफ। The Diary of a Good Neighbor was published in Britain and US in 1983, and If the Old Could in both countries in 1984, both as written by Jane Somers. उसके बाद इनके जो वर्क्स था द डायरी ऑफ ए गुड नेबर, वो पब्लिश हुआ था ब्रिटेन और यूएस में 1983 के अंदर ये पब्लिश हुआ था वर्क, द डायरी ऑफ ए गुड नेबर। और उनका दूसरा वर्क था इफ द ओल्ड कुड, ये दोनों कंट्रीज में पब्लिश हुआ था 1984 में। और ये किस नाम से पब्लिश हुआ था? डोरिस लेसिंग के नाम से पब्लिश नहीं हुआ था, बल्कि उनके वर्क के ऊपर जो नाम लिखा हुआ था वो लिखा हुआ था जेन सोमर्स, यानी उन्होंने अपने जेन सोमर्स नाम से इन वर्क्स को पब्लिश कराया था। In 1984, both novels were republished in both countries, this time under one cover. उसके बाद इन्होंने इन दोनों वर्क्स को एक बार फिर से पब्लिश कराया, और उनका टाइटल जो दिया उन्होंने वो दिया था द डायरीज ऑफ जेन सोमर्स, और उसका टाइटल दिया द डायरीज ऑफ जेन सोमर्स। और उसके अंदर जो 2 नॉवल थे वो थे द डायरी ऑफ ए गुड नेबर एंड इफ द ओल्ड कुड, जो कि पहले ऑलरेडी पब्लिश हो चुके थे। ये दोबारा से इन्होंने रीपब्लिश किया था इनको, लिस्टिंग डोरिस लेसिंग एज ऑथर, लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो ऑथर का नाम दिया था वो डोरिस लेसिंग दिया था, यानी अपने रियल नेम से उन्होंने इसको पब्लिश कराया था 1984 में। तो क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि स्टार्टिंग में 1983 में डोरिस लेसिंग ने अपने जो 2 वर्क पब्लिश किए वो किस नाम से पब्लिश किए थे? तो वो पब्लिश किए थे जेन सोमर्स के नाम से, जबकि 1984 में इन्होंने दोबारा पब्लिश किया, रीपब्लिश किया अपने दोनों वर्क्स को, और ये नेम जो था आपकी बार उन्होंने डोरिस लेसिंग के नाम से पब्लिश किया था। In 2007 लेसिंग was awarded the Nobel Prize in Literature, और 2007 के अंदर डोरिस लेसिंग को नोबेल प्राइज मिला लिटरेचर के अंदर। शी received the prize at the age of 88 years 52 days, making her the oldest winner of the literature prize at the time of the award. और डोरिस लेसिंग सबसे ओल्ड एज की थी, 88 एज में उनको ये नोबेल प्राइज मिला था, और नोबेल प्राइज को लेने वाली अब तक की सबसे ओल्ड एज जो थी वो डोरिस लेसिंग की थी। She was only the 11th woman to be awarded the Nobel Prize for Literature by the Swedish Academy. It's 106 year history. और जो नोबेल प्राइज की हिस्ट्री के 106 साल के अंदर ये 11th थी, जिसको 11th फीमेल थी विमेन जिसको कि नोबेल प्राइज लिटरेचर का मिला था, 11th नंबर पे थी ये। उनसे पहले 10th को फीमेल को मिल चुका था। In 2017, just 10 years later, her Nobel medal was put for auction. और उसके बाद 2017 के अंदर 10 साल के बाद ही उनको जब 2007 में मिला था, उसके 10 साल बाद 2017 के अंदर 10 साल बाद उनका नोबेल जो मेडल था, नोबेल प्राइज लिटरेचर का जो मेडल था, उसको नीलामी के लिए रखा गया।
प्रीवियसली ओनली वन मेडल फॉर लिटरेचर हैव बीन सोल्ड एट ऑक्शन, और उससे पहले हिस्ट्री में अब तक जो नोबेल प्राइज था वो सिर्फ एक बार नीलामी के लिए रखा गया था और बेचा गया था, वो था फॉर आंद्रे गिद इन 2016। 2016 के अंदर आंद्रे गिद की जो नोबेल प्राइज जो मेडल था वो रखा गया था नीलामी के लिए और उसको बेचा गया था। उसके बाद नेक्स्ट जो था ये डोरिस लेसिंग ने जो था वो रखा था। अब बात करते हैं उनको अवार्ड्स कौन कौन से मिले हुए हैं। सोमरसेट मॉगन अवार्ड 1954 के अंदर इनको मिला हुआ है। ऑस्ट्रियन स्टेट प्राइज फॉर यूरोपियन लिटरेचर 1981। W.S. स्मिथ लिटरेरी अवार्ड 1986। ग्रीनजेन केवर प्राइज 1989। जेन स्ट्रेट ब्लैक मेमोरियल प्राइज फॉर बायोग्राफी। कैटालोनिया इंटरनेशनल प्राइज 1999। ऑर्डर ऑफ द कंपेनियंस ऑफ ऑनर 1999। कंपेनियन ऑफ लिटरेचर ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर 2000। डेविड कोहेन प्राइज 2001। S.T. Dumont गोल्डन पेन अवार्ड 2002। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2007। अब बात करते हैं उनके नॉवेल्स की। द ग्रास इज सिंगिंग 1950 में, और उसी के बेस पे एक मूवी बनी थी फिल्म एज किलिंग हीट। किलिंग हीट जो है इस वक्त नॉवल के ऊपर मूवीज बनी थी 1981 के अंदर। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डोरिस लेसन का जो नॉवल है द ग्रास इन सिंगिंग, उसके ऊपर जो मूवी बनी है वो कौन सी बनी है, और पूछा भी जा सकता है कि कब बनी है। तो मूवी बनी थी किलिंग हीट और ये बनी थी 1981 के अंदर। रिट्रीट ऑफ इनोसेंस 1956। द गोल्डन नोटबुक 1962। ब्रीफिंग फॉर अ डिसेंट इनटू हेल 1971। The Summer Before the Dark 1973। The Memoirs of a Surveyor 1974। The Diary of a Good Neighbor as Jane Somers 1983। ये जेन सोमर्स के नाम से पब्लिश हुई थी। If the Old Could as Jane Somers 1984। The Good Terrorist 1985। The Fifth Child 1988। Love Again 1996। Mara and Dan 1999। The Story of General Dan and Mara's Daughter, Garriet and the Snow Dog 2005, sequel to Mara and Dan। और ये जो है ये द स्टोरी ऑफ जनरल डैन एंड मारास डॉटर, ये सीक्वल है मारा एंड डान 1999 का, ये सीक्वल है ये जो वर्क आया है। बैन इन द वर्ल्ड 2000, सीक्वल टू द फिफ्थ चाइल्ड, ये फिफ्थ चाइल्ड का सीक्वल है। द स्वीटेस्ट ड्रीम 2001। अब उनके और नॉवेल्स के बारे में बात करते हैं। उनका एक नॉवेल है चिल्ड्रन ऑफ वायलेंस। द चिल्ड्रन ऑफ वायलेंस इज ए सीक्वेंस ऑफ 5 सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल्स, और ये एक सीक्वेंस है 5 नॉवेल्स का। इसके अंदर 5 नॉवेल्स है, चिल्ड्रन ऑफ वायलेंस के अंदर 5 नॉवेल्स है, और जो ये नॉवेल्स हैं वो सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है, यानी उनके अंदर कहीं ना कहीं डोरिस लेसिंग की अपनी आत्मकथा भी है उसमें शामिल। तो ये 5 नॉवेल्स हैं। 5 नॉवेल्स कौन कौन से हैं इसके अंदर? सबसे पहला है मार्था क्वेस्ट 1952। सेकंड आ प्रॉपर मैरिज 1954। A Ripple from the Storm 1958। Landlocked 1965।
द फोर गेटेड सिटी 1969। तो टोटल 5 नॉवेल्स हैं और ये नॉवेल्स की एक सीरीज है जिसके सीक्वेंस है जिसके अंदर ये सारे के सारे 5 नॉवेल्स आए हैं। तो एग्जाम के अंदर कई बार डोरिस लेसिंग के चिल्ड्रन ऑफ वायलेंस का पूछा जा सकता है कि टोटल कितनी नॉवेल्स है। तो टोटल 5 नॉवेल्स है। कई बार उनके आपको टोटल ये जो है 5 में से एक अलग करके आपको 4 दे दिया जाएगा और 4 में से भी कोई एक दूसरे नॉवल दे दिया जाएगा और पूछ दिया जाएगा कि कौन कौन से नॉवल इनमें से नहीं है जो डोरिस लेसिंग के हैं। तो ये 5 नॉवेल्स आपको याद होने चाहिए और ये किस सीक्वेंस में आते हैं, चिल्ड्रन ऑफ वायलेंस सीक्वेंस में आते हैं। नेक्स्ट उनका जो नॉवेल्स है उनका सीक्वेंस है कैनोपस इन एरागोस। Canopus in Arago's Archives is a sequence of 5 science fiction novels. इसके अंदर 5 साइंस फिक्शन नॉवेल्स हैं। ये भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है कैनोपस इन एरागोस किस टाइप के फिक्शन नॉवेल्स हैं। तो ये साइंस फिक्शनल नॉवेल्स हैं। शिकास्ता 1979। सेकेंड है द मैरिज बिटवीन जोन्स 3, 4 एंड 5 1980। कई बार इनके क्वेश्चन जो क्वेश्चन आ जाता है वो ये पूछा जाता है जो मैरिज बिटवीन जोन्स जो है वो कौन कौन से जोन्स है। तो 3 है, 4 एंड 5 ये जोन्स है 1980। द सीरियन एक्सपेरिमेंट्स 1980। द मेकिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव फॉर प्लैनेट 8 1982। The Sentimental Agents in the Bolian Empire 1983। 1, 2, 3, 4, 5। तो टोटल ये 5 साइंस फिक्शनल नॉवेल्स हैं जो कि आते हैं एक सीरीज में। किस सीरीज में? उस सीरीज का नाम है कैनोपस इन एरागोस। कैनोपस इन एरागोस इसमें ये 5 साइंस फिक्शनल नॉवेल्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। अब उनकी ऑटोबायोग्राफी और उनके मेमोर्स के बारे में बात करते हैं। गोइंग होम ये इनका मेमोर है जो कि पब्लिश हुआ था 1957 के अंदर। अफ्रीकन लाफ्टर 4 विजिट टू जिम्बाब्वे ये भी मेमोर है, ये पब्लिश हुआ था 1992 के अंदर। अंडर माई स्किन वॉल्यूम 1 ऑफ माई ऑटोबायोग्राफी टू 1949 और ये पब्लिश हुआ था 1994 के अंदर। Walking in the Shade Volume 2 of My Autobiography 1949 to 1962 और ये पब्लिश हुआ था 1997 में। एल्फ्रेड एंड एमिली मेमोयर है और ये पब्लिश हुआ था 2008 के अंदर। तो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा डोरिस लेसिंग को प्रिपेयर करने के लिए। यूजीसी नेट के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट राइटर है। तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। थैंक यू।